सुप्रभात बच्चों, मैं बीडी यादव डीएवी स्कूल कैंट एरिया का शिक्षक हूं। आज मैं आपको आरोह भाग 2 एक काव्य खंड से एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है उषा। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी कविता की सृजनकर्ता कवि होता है, तो उनका परिचय जानना अनिवार्य हो जाता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 13 जनवरी सन 1911 को हुआ था और उन्होंने अपने शिक्षण अवधि के दौरान, और यूँ कहें कि अपने साहित्यिक जीवन में उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की, जिनकी श्रेणी में बहुत सारी कविताएं आ रही हैं, जिनमें हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी फालतू से होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन इन्होंने किया। इस प्रकार से उन्हें बहुत तरह के सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इस प्रकार से जीवनचर्या बिताते हुए उन्होंने इस धराधाम को 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में समाप्त कर दिया। अब हम लोग इनकी कुछ विचारों के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। खुद को उर्दू और हिंदी का द्वाब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है, जिसमें एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रिय त्याग की बातें हैं। विचारों के स्तर पर वे प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि के रूप में वे पहचान बनाते हैं। उनके यह बिंब धरता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुछ की अद्भुत काशिदारी का माता रखती है। इनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर अपनी कविता का मिजाज अलग बनाए हुए रहते हैं। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों, मुहावरों को भी दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ ऐसे शेर भी कह जाते हैं। यदि हम बात करते हैं उनकी आगे की, तो ये सचमुच में यह देखा जाए कि सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है, वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भरा पड़ा होता है। वह पाठकों को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि सुनने और देखने के लिए। प्रस्तुत कविता में उन्होंने एक नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण को बनाया है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयोग कवियों ने किया है। अपना आस पास पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता, जिसे उषा का नाम दिया गया, सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर सिंह ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी उनका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मुक्त दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला श्रेष्ठ है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ साथ
एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जोड़ता है। वहां सील है, राख है से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते हुए अद्भुत बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर पाने का यह साहस करा की उषा है। प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी कविता की पंक्तियों पर हम लोग ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से हम कवि की पंक्तियों को आगे लेकर चल रहे हैं। कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और उनकी कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है उषा। हम लोग देखेंगे, इसका हम पठन करते हैं, पहले वाचन करेंगे, इसके बाद में हम लोग इसके अर्थ पर ध्यान देंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और अंत में प्रश्नोत्तर पर भी ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख से ऐसी, प्रात नभ था बहुत शीला नीला शंख जैसे, भोर का नभ रात से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली स्टील जरा से लाल केसर की, जैसे धूल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग ने सुना कि किस प्रकार की इनकी छोटी छोटी पंक्तियां, कैसे छोटे छोटे शब्द, कैसे इनके, जैसे हम लोग संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी कुछ संस्कृत निष्ठ शब्द हैं तो कुछ तद्भव शब्द भी आ गए हैं। हम लोग देखते हैं इनको कैसे किस प्रकार से कवि ने हमारे सामने प्रलक्षित करने की कोशिश की है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, रात नीला बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ रात से लिपा हुआ चौका। अरे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सुबह का जो समय होता है वह कैसे कैसे उसमें उजाला आने लगता है, कैसे प्रकाश आने लगता है। वह रात्रि जो विभावरी, जो रात्रि का समापन हो रहा होता है, उसमें वह कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन जैसे ही इसकी लालिमा प्रस्फुटित होने लगती है, वह उसका जो वातावरण है, उसका जो प्रकाश आता है, वह नीले शंख, यहाँ पर देखिए शंख का प्रयोग किया गया है। शंख का जो रंग होता है वह कैसा होता है, सफेद होता है, लेकिन नीला शंख जैसे यहाँ बताया गया है, क्योंकि वह जो आकाश था वह नीला था और यहाँ जो धवल, यहाँ यहाँ जो सुबह की जो बात है, यह जो लालिमा छाने लगी है, जिसकी वजह से वह जो उजाला है, वह जो नीलिमा थी उजाले के रूप में परिणत हो गई है। और हम लोग देखते हैं कि आज जब हम गांव की तरफ नजर डालते हैं तो वहां देखते हैं कि गांव जो बना हुआ है वह उसमें झोपड़ियां रहती हैं, वह घर बने होते हैं और उसमें जो सुबह जो चूल्हा होता है और सुबह चौका जो लिपा जाता है वह राख से लिपा जाता है, मिट्टी मिलाकर लिपा जाता है। इसकी चमत्कारी रूप देखने को मिलता है। वहां राख का रंग उजला होता है और उससे जब वह चौका लीपा जाता है तो सचमुच में इस प्रकार की बातें देखने को मिल जाती हैं कि वह कैसा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत काली स्टील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। क्या प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लिप पोत किया है और अभी गीला है। उसका रंग गहरा है, जैसे सूर्य कुछ ऊंचा उठता है। जब सूर्योदय होता है,
जब सूर्योदय होता है तो वह ऊपर की ओर उठता है, उसकी लाली फैलती है, तो ऐसे प्रतीत होने लगता है कि जैसे केसर से युक्त काली सील को किसी ने रंग दिया है और उस पर लाल खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक में देखते हो तो उससे लिखाई पढ़ाई होती है, उस प्रकार की ये बातें आती हैं। तो लाल खड़िया यहाँ है कि लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। अब आगे का जब हम देखते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे झिल रही हो, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो उसकी परछाई कहाँ आती है? जल में होती है। तो नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभायमान होने लगता है जैसे कोई सुंदरी जो नवयुवती है, जो सुंदर रूप है उसका, नीले जल से बाहर आती हुई वह रह रहकर अपने गोरेपन के आभा को वह बिखेर देती है। ऐसा लगता है बिखेर रही है। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त होने लगता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्योदय के साथ, किस प्रकार से सूर्योदय के साथ ही उजाला आ जाता है और इसका एक दृश्य, एक तरह से बिंब उभरता है उस जल में। ऐसा एक यहाँ पर एक नायिका को, एक सुंदरी को, एक युवती को दिखाया जा रहा है। वह किस प्रकार से वह अच्छी लगती है, ठीक उसी प्रकार से नीला आकाश को चीर करके जब सूर्योदय होता है तो बड़े शोभायमान होने लगता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से कवि शमशेर बहादुर सिंह ने हमारे सामने इस प्रकार से उपमानों का प्रयोग करते हुए बतलाया है कि कैसे वह उपमा अलंकार से अलंकृत यह कविता बड़ी सुंदर बन पड़ी है। प्यारे बच्चों, हमें प्रकृति से लगाव रखना चाहिए, प्रकृति पर विश्वास रखना चाहिए। हम प्रकृति पुत्र हैं, इसलिए प्रकृति जितने भी पदार्थ हैं, अभी हम लोग यहाँ ये जो कविता है उषा के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि प्रकृति में किस प्रकार से अद्भुत क्षमता रहती है, किस प्रकार से जादू भरी बात हो दिखती है, और ऐसा इसीलिए हम लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो आज प्यारे बच्चों, हम लोग देखें कि उषा कविता में कवि ने किस प्रकार से हमें कविता के माध्यम से प्राकृतिक पदार्थों जैसे सूर्य और जल, उनकी आभा, ये सबसे परिचित करवाया। हमें इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, इसे लगाव रखने की जरूरत है। और इसी के साथ आज हम लोग इस कविता का समापन करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।